सिरसागढ़ की लड़ाई। आल्हा को बड़ा भाई मानकर उदल, मलखान, ब्रह्मा और देवा उसकी आज्ञा को पिता की आज्ञा मानकर पालन करते थे। एक दिन मलखान ने आल्हा से शिकार खेलने जाने की अनुमति मांगी। आल्हा ने समझाया कि बेवजह कहीं किसी से लड़ाई हो जाएगी, अपने क्षेत्र में ही शिकार खेल लो। अभी मांडौगढ़ की लड़ाई से अपनी सेना उबर नहीं पाई है। मलखान ने कहा, दादा, मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, अकेला जाऊंगा, सेना को ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आल्हा ने अनुमति देते हुए समझाया कि किसी से उलझना मत। मलखे बोला, दादा, पहली गलती पर ध्यान नहीं दूंगा, दूसरी बार किसी ने छेड़ा तो क्षमा कर दूंगा, पर तीसरी बार गाली दी तो मुंह में तलवार ट्रैस दूंगा। इस तरह मलखान अकेला ही शिकार खेलने निकल पड़ा। दूर तक जंगल में भटकता रहा, परंतु कोई शिकारी पशु न मिला। दोपहर बाद एक हिरन दिखाई दिया। मलखान ने तीर मारा, हिरन गिर गया। मलखे हिरन के पास पहुंचा तो सिरसागढ़ का राजा पारथ अपने घोड़े पर आ पहुंचा। बोला, मेरे शिकार को तुमने क्यों मारा? मैं इसे घेर कर ला रहा था, तब तुमने इसे क्यों मारा? मलखान बोला, मैंने मारा तो मेरा हो गया, पहले तुम मार देते तो मैं कुछ न कहता, पर तुम हो कौन? पारथ तो नया नया राजा बना था। क्रोध से कांपने लगा। बोला, मैं सिरसा का स्वामी हूं, मेरा नाम पारथ है, दिल्लीप्ति पृथ्वीराज का भतीजा हूं, पर तुम मेरे राज्य में क्यों घुसे? तुम कौन हो? मलखान ने कहा, मेरा नाम मलखान है, महोबा का राजकुमार हूं, यह क्षेत्र महोबा की सीमा में है, तुम्हारे बाप का नहीं है। पारथ सिंह ने कहा, पहले यहाँ बच्छराज का राज था, उसके मरने के बाद दिल्लीप्ति पृथ्वीराज चौहान ने जीतकर इसे अपने राज्य में मिला लिया और मुझे यहाँ का शासन सौंप दिया। यह सुनकर तो मलखान विफर गया, तो यह मेरे ही पिता का है, मैं बच्छराज का ही पुत्र है। पारथ सिंह ने कहा, तो मैं पहले तेरा शिकार करता हूँ, पहले अपने मन की निकाल ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मलखान ने कहा, पहला वार तुम ही करो, हम तो कभी पहला वार नहीं करते, भागते हुए के पीछे नहीं भागते, निहत्थे शत्रु को नहीं मारते, स्त्री पर हथियार नहीं उठाते, लो करो पहला बार, मैं हूं तैयार। पार्थी सिंह ने भाला मारा, मलखे ने बाएं होकर बार बचा लिया, फिर उसने सांग उठाकर फेंकी तो मलखान की घोड़ी हट गई और सांग धरती पर गिरी। क्रोध में पारथ ने तलवार निकाल ली, बिल्कुल निकट जाकर तलवार की चोट की। मलखान ने अपनी ढाल से चोट बचाई और वार किया। कुछ देर खटाखट तलवारें बजीं, परंतु मलखे की घोड़ी ने अगले दोनों पांव उठाकर पारथ के घोड़े पर आक्रमण किया तो घोड़ा उल्टे पांव भागा। मलखान तो बता ही चुका था कि भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करते। अब मलखान अपना मारा हुआ शिकार लेकर चला आया। महोबे आकर उसने आल्हा को सारी कहानी सुनाई, फिर सिरसा पर अपने अधिकार की बात कही। आल्हा ने कहा, उस विषय पर तो बात राजा परिमाल से होनी चाहिए, यह दो राज्यों का मामला है, नीति का प्रश्न है, आप राजा से चर्चा करो। राजा परिमाल का दरबार इंद्र के समान शोभित था। मलखान ने प्रवेश करते ही प्रणाम किया और फिर राजा के समीप पहुंच गया। राजा परिमाल ने उसे अपने निकट बैठा लिया और पूछा, बेटा मलखान, आज क्या समस्या आ गई? क्या किसी ने अपशब्द कहे या मुझसे कुछ लेना चाहते हो? बिना संकोच कहो। बेटे, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ब्रह्मानंद से पहले तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे पराक्रम से आज महोबे की शान है।
तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तब मलखान ने कहा, सिरसागढ़ पर मेरे पिता का राज था, मैं अपना राज वापस लेना चाहता हूँ। आप युद्ध की अनुमति प्रदान करें। राजा परिमाल समझाने लगे, तुम महोबे के राजकुमार हो, शांति से अपने राज्य में मौज करो, सिरसा की इच्छा ही मत करो। दिल्लीप्ति पृथ्वीराज से शत्रुता करना हमें भारी पड़ सकता है। बैठे बिठाए हम मुसीबत मोल क्यों लें। मलखान की समझ में कोई उपदेश नहीं आया। उसकी तो एक ही रट थी कि हमारे जवान होते हुए हमारे हिस्से पर कोई और राज क्यों करे, यह हमारी शान के विरुद्ध है। वह तो युद्ध की अनुमति के अतिरिक्त कुछ और सुनना ही नहीं चाहता। मलखान बोला, मैं खुद आग में कूदना चाहता हूँ, मैं स्वयं मृत्यु का स्वाद लेना चाहता हूँ। आपने मुझे पाला है, प्यार दिया है, आपकी अनुमति चाहता हूँ। विवश होकर नम आंखों से राजा परिमाल ने कहा, अच्छा तो यही रहेगा कि पृथ्वीराज से शत्रुता मोल न लें, परंतु यदि सिरसा लेना तेरी जिद है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी विजय की कामना करता हूँ। मलखान ने राजा के चरण स्पर्श किए और तुरंत दरबार से चल पड़े। उसमें एक अदम्य उत्साह था। वह रानी मल्हना के पास भी आशीर्वाद लेने गया। माता मल्हना ने उसे पुचकारा, छाती से लगाया और विजय के लिए आशीष दिया, परंतु अकेले जाते देख उनकी आंखों में आंसू थे। अंत में वह माता तिलका के पास गया, उनसे भी गले मिला, चरण स्पर्श किए और चल पड़ा। तब तक और सैकड़ों साथी पहुंच गए। मलखान ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु वे सब साथ चल दिए। बोले, साथ खेले, साथ खाना खाया, साथ पढ़े और साथ ही युद्ध कला सीखी, तो अब साथ जीना मरना है। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। मलखान अपने साथियों के साथ सिरसा की ओर चल पड़ा। घने जंगल पार करके जब सिरसा 3 कोस रह गया तो उन्होंने काफिला रोक दिया। रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो युद्ध की तैयारी की। तभी विचार बना कि सिरसा के पारत सिंह को पत्र लिखकर सावधान करना चाहिए। मलखान ने पत्र लिखा, सम्मानपूर्वक संबोधन करके लिखा, सिरसागढ़ मेरे बाप का है, मैं इसे लेने आ गया हूं। आप तुरंत सिरसा खाली करके चले जाएं। इसी में दोनों पक्षों और नगरवासियों का हित है, अन्यथा युद्ध से निर्णय तो हो ही जाएगा। हरकारा पत्र लेकर पारत के पास पहुंचा। पत्र पढ़कर पारत क्रोधित हो गया। इसी समय सेनापति को युद्ध के लिए तैयारी का आदेश कर दिया गया। इधर के से पारत पहले घबराया हुआ था। अब फिर सिरसा के सैनिकों में भगदड़ मची। पारत भी शाम होने तक तो लड़ा, फिर उसने दिल्लीप्ति पृथ्वीराज को संदेश भेज दिया, महोबा वालों ने आक्रमण कर दिया है, आप मदद के लिए सेना भेज दो। हरकारा रात भर घोड़ा दौड़ाता हुआ दिल्ली पहुंचा और राजा पृथ्वीराज को पत्र दे दिया। पृथ्वीराज ने धांधु के नेतृत्व में कुमुक भेजी, साथ ही धीर सिंह को भी संदेश भेज दिया कि वह अपनी सेना ले जाकर पारत की सहायता करे। इधर प्रातः होते ही महोबे में राजा परिमाल ने आल्हा से कहा, यदि मलखान को भगवान न चाहे कुछ हो गया तो जघनसाई होगी। सब कहेंगे कि अकेले लड़के को भेजकर मरवा दिया। अब सेना लेकर सिरसा पहुंचो और मलखान की भरपूर सहायता करो। महोबे की सेना, तोपें, हाथी, घोड़े और पैदल सब आनन फानन में तैयार होकर चल पड़े। उदल के नेतृत्व में सेना सिरसा पहुंचने लगी। जब आल्हा को पता चला कि धीर सिंह भी लड़ने को तैयार है, तो आल्हा भी अपनी सेना को साथ लेकर मलखान की सहायता के लिए चल पड़ा। धांधु, चौंडा और चंदन की फौज तो दिल्ली से सिरसा पहुंच ही रही थी। धीर सिंह और आल्हा आमने सामने टकरा गए।
धीरज सिंह ने कहा कि सामने से अपना घोड़ा हटाओ। आल्हा बोले, हमारा घोड़ा कहर है, आप अपना हाथी दाएं बाएं कर लो। दोनों भिड़ गए तो धीरज ने सांग फेंक कर मारी। आल्हा ने बचाव कर लिया, सांग नीचे जा गिरी। धीरज ने बुर्ज उठाकर चलाया, आल्हा ने पकड़ लिया। धीरज ने जोर लगाए पर छुड़ा न सका और औदे से नीचे कूद गया। धीरज ने तब पूछा, तुम कौन हो? आल्हा ने कहा, मैं 10 सराज का पुत्र हूं आल्हा, महोबे के राजा परिमाल का पालित हूं। मैं धीर सिंह से मिलने जा रहा था, सो धीरज सिंह तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरज भी आल्हा से मिलकर खुश हुआ, दोनों मित्र बन गए। आल्हा ने कहा, बच्छराज चाचा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे सिरसा पर कब्जा कर लिया। पारत सिंह से सिरसा वापस दिलवा दो, क्यों खून खराबा किया जाए। धीरज की समझ में यही न्याय लगा। सिरसा पहुंचकर उसने पारत को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ में नहीं आता। पारत नहीं माना और दोनों ओर से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गई। तब पारत बोला, क्यों न एक एक वीर अपनी बराबरी से लड़े। आल्हा ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक है। पारत और मलखान लड़े, धाधु और ऊदल भिड़े। धीरज सिंह से तालहन सैयद लड़े, चंदन से ढेवा और चौड़िया राय से स्वयं आल्हा। युद्ध शुरू हो गया। महोबे के वीरों के सामने कोई वीर डट नहीं पाया। दनादन गोलियां चली, तीर पक्षी की तरह उड़ने लगे। सिरसा की प्रजा भी हाहाकार करने लगी। सेना के जवान गिरते हुए कटे पेड़ों से लग रहे थे। पारत सिंह जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सिरसा फतह हो गया। आल्हा ने मलखान को सिरसा में ही राज करने को छोड़ दिया, बाकी वीर महोबा को वापस चले। मलखान ने तालहन चाचा से कहा कि मुझे 10 तोप, 50 हाथी, 100 घोड़े और 800 पैदल सैनिक दे दो। तालहन ने तुरंत इतने हथियारबंद सैनिक दे दिए और कहा कि जब किसी वस्तु की जरूरत हो तो महोबे को खबर कर देना। आल्हा, ऊदल, देवा, ब्रह्मा और तालहन महोबा लौट आए। विजय का समाचार सुनकर राजा और प्रजा सब खुश हो गए। माताएं भी प्रसन्न हो गई। रानी तिलका और दिबला ने सिरसा जाने की इच्छा प्रकट की। उधर पारत ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाल सुनाया और कहा, आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसागढ़ वापस दिलवाओ। पृथ्वीराज ने समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली से सेना नहीं भेजनी चाहिए। कभी मौका देखकर हम सिरसा पर फिर से अधिकार कर लेंगे। तब पारत दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया।